जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। मैं मोहित दुबे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मोहित दुबे 76 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने लासा मासा के कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे मासा पा के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम पैट के लिए फिजिकल टेस्ट के लिए निकल गया है, उन लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और जिन लोगों का नहीं निकला है वो लोग निराश ना होएं, क्योंकि आपको और भी बहुत सारे मौके मिलेंगे और आप लोग क्रैक कर सकेंगे। आइए इसी शब्दों के साथ मेरी शुभकामनाएं कि आप लोगों का फाइनल भी हो जाए। और इसी शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को शुरू करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे मासापा क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था लासापा क्या होता है, आज हम लोग मासापा के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मासापा, मासापा को कहते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। और जो लासा, इसको मासा कहते हैं, पा नहीं होता, ये होता है महत्तम समावर्तक, ठीक है। और लासापा होता है, ये लघुतम समावर्तक होता है। अर्थात आप लोग उस दिन लासापा का कॉन्सेप्ट समझ चुके थे क्या होता है। एक बार हम लोग फिर से उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लासापा का मतलब होता है किसी भी संख्या, दो संख्याएं जैसे दी जाएंगी, कम से कम दो संख्याएं होंगी। जैसे उसने कहा था आपसे कि मान लो एक संख्या 12 और एक संख्या मान लो कि 8 है, तो इन दोनों का पहाड़ा जब पढ़ेंगे आप, तो जो सबसे छोटा कॉमन फैक्टर मिल जाए, जो सबसे छोटा, तो वो आपका लासापा हो जाएगा। जैसे इसका पहाड़ा पढ़ा जाएगा, यानी कि ये लासापा का मतलब है कि गुणन खंड नहीं, गुणज, यानी 12 का गुणज क्या होगा, 12, 24 और 36, 48 ऐसे करके, ठीक है। और 8 का गुणज क्या होगा, 8, 16, 24। ये लासापा की बात हो रही, मैं आपको केवल रिवीजन करवा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे 24 सबसे छोटा फैक्टर है जो कॉमन दोनों मिल गया है, तो यानी कि लासापा हो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी संख्या का लासापा क्या होता है, तो जो उन दोनों में कॉमन गुणज मिल जाए, यानी कि उभयनिष्ठ गुणज मिल जाए, वो तो होता है आपका लासापा। और मासापा क्या होता है, मासा ये होता है जैसे कि आपसे कहा जाए 12 और 8 का मासा बताइए, तो मासा का मतलब है कि इन दोनों के जो फैक्टर होंगे, और फैक्टर आप लोगों को पता है कि क्या होते हैं, और इसका हम लोगों ने एक चैप्टर भी पढ़ा है फैक्टर के ऊपर। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा वो लोग एक बार जाके प्लेलिस्ट में वीडियो को देख सकते हैं। 12 किस किस संख्या के पहाड़े में आता है, तो आप कहेंगे कि 1 में आता है, क्योंकि सभी आते हैं 1 में, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है और 6 में आता है तथा 12 में आता है। यानी हम लोग अब क्या देख रहे हैं, मासापा देख रहे हैं। लासापा को हम यहाँ से हटा देते हैं, आप लोग समझ चुके हैं। लासापा का फैक्टर वो कॉन्सेप्ट है, वो आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग मासापा पढ़ रहे हैं, तो मासापा का क्या होगा, 1 फैक्टर इसके 2, 4 और 8, यही तो हो सकते हैं। 8 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, तो आप कहेंगे 1, 2, 4, 8। और इसमें क्या कहा है कि मासापा में क्या होता है कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले ये हम लोगों ने फैक्टर निकाल लिए इसके, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे इसमें कॉमन फैक्टर 2 है, 1 भी है, ठीक है। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसके अलावा तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। और अंग्रेजी में इसको मासापा को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन दोनों में, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी कॉमन मिल रही है, तो आप कहेंगे 4 मिल रही है। अर्थात 12 और 8 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि जो एलसीएम, वो एचसीएफ है, वो 4 हो जाएगा। अर्थात सबसे बड़ा फैक्टर ही इन दोनों का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे मासापा हो जाएगा। तरीके तो बहुत है इसको निकालने के लिए, लेकिन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थात हम लोग जितनी जल्दी से जल्दी इसको हल कर सके उसको हम देखेंगे। लेकिन मैं और भी चीज़ें आपको बता देता हूँ। इसको निकालने के कई तरीके हैं। जैसे कि अगर मान लो संख्या दी होती है आपको 12 और 8, इनका आपसे पूछा जाता मासापा ज्ञात करो, मासापा, तो हम लोग, एक तो तरीका इसका होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब क्या है कि जो 12 को अगर हम घात के रूप में लिखेंगे, अभाज्य संख्या के रूप में, तो कैसे लिखेंगे इसको, 2 की घात 2 गुणा 3। और 8 को कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे 2 की घात 3 गुणा 1, या 1 नहीं लिखो फिर भी हर एक संख्या के आगे 1 होता है,
ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई है। तो जब हम लोग मासापा निकालते हैं तो हमेशा हम छोटी से छोटी घात को लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 की घात 2 है और यहाँ पे है 2 की घात 3, तो इन दोनों में से छोटी घात कौन सी है? तो आप कहेंगे 2 की घात 2 है, यानी 2 की घात 2 का मतलब कितना होता है? 2 की घात 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 यानी कि 4। यानी ये अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने समझ लिया है कि मासापा में हमेशा छोटी से छोटी घात को लिया जाता है। और अगर यहीं पे इसी संख्या का अगर आपसे लासापा पूछा जाता तो इसमें हम क्या लेते? तो हमेशा हम लोग बड़ी से बड़ी घात को लेते। जैसे यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता, जैसे अगर हम इसी को हल करें पूरे को, तो यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे 3 की घात कितनी होगी? तो आप कहेंगे 3 की पावर 0 होगी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है, तो इसलिए हम लोगों ने इसमें 3 को कॉमन नहीं लिया था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एलसीएम को निकालते, अगर हम यहाँ पे लासापा को निकालते तो हम लोग बड़ी से बड़ी घात को देख रहे होते। यहाँ पे सबसे बड़ी घात दोनों में कौन सी है? तो आप कहेंगे 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3 को ले लेते। उसके बाद जो भी बचता है उसको ले लिया जाता है। लासापा की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हम 3 को भी ले लेते, यानी 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 8 तियाँ 24, यानी कि 12, और 8 का अगर आपसे लासापा पूछा जाता तो हो जाता 24, और मासापा पूछा गया है तो हो जाएगा 4। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई है, यानी आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि है, इससे आप लोग समझ गए हैं। अब जैसे आपसे थोड़ी सी यहाँ पे प्रैक्टिस करवा लेते हैं कि जैसे आपसे पूछा जाए, दोनों चीज़ें आपको बतानी घात के रूप में अगर लिखा हुआ हो तो। अगर यहाँ पे दिया है, मान लो कोई भी फैक्टर दिया हुआ, जैसे 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 1, ठीक है। और यहाँ दिया है 2 की घात 7 गुणा 3 की घात 8 गुणा 4 की घात 2, नहीं 4 यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे लिखा है 7 की घात 2। इन दोनों का आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना है। इन दोनों का आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना है। इन दोनों में आपको एलसीएम और एचसीएफ को बताना है। तो हम लोग देखेंगे इसको कैसे हल करते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे एलसीएम में बड़ी से बड़ी घात को लिया जाता है। एलसीएम में बड़ी से बड़ी घात को, इन दोनों में कौन सी बड़ी घात है? 2 की पावर 3 और 2 की पावर 7 में कौन सी बड़ी घात है? तो आप कहेंगे 2 की पावर 7 बड़ी घात है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे 3 की पावर 4 और 3 की पावर 8 में कौन सी बड़ी घात है? तो आप कहेंगे 3 की पावर 8 बड़ी घात है। उसके बाद यहाँ पे 5 की जो भी बचता है उसको भी ले लेते हैं। यहाँ पे 5 की पावर 1 हो जाएगा और यहाँ पे 7 की पावर 2 हो जाएगा। और ये हमने क्या निकाला है? एलसीएम निकाला है, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आया है? तो ये हमारा एलसीएम निकल के आया है। और एलसीएम में क्या होता है? आप लोगों ने देख लिया कि बड़ी से बड़ी घात को लिया जाता है और जो भी बच जाता है उसको भी ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं वो हमने आपको अभी बता दिया, क्योंकि एलसीएम में क्या होता है कि किसी भी संख्या के गुणज, जो गुणज होगा सबसे छोटे से छोटा, वही हमारा एलसीएम होता है। यानी कि आपसे पूछा जाता है इसका एलसीएम ज्ञात करो, ये सवाल आ जाता तो आप लोग सीधा सीधा बताते कि इसका एलसीएम ये होगा। और अगर यहीं पे सवाल इसी में पूछा जाता कि एचसीएफ ज्ञात करो, तो हम लोग क्या करते? छोटी से छोटी घात को लेते। तो इनमें से दोनों में से छोटी घात कौन सी है? 2 की पावर 3 और 2 की पावर 7 में। तो आप कहेंगे कि 2 की पावर 3 छोटी घात है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। यानी कि 2 की पावर 3 हो जाता, ठीक है। 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 8 है, कौन सी घात छोटी है? तो आप कहेंगे 3 की पावर 4 छोटी है, तो यहाँ पे हो जाता 3 की पावर 4, ठीक है। उसके बाद कोई संख्या कॉमन नहीं मिल रही है तो हम लोग कोई संख्या नहीं लिखेंगे, केवल ये हो जाता सीधा, यानी 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4, ये हमारा एचसीएफ हो जाता है, यानी कि मासापा हो जाता है, ये मासा। और ये हमारा निकल के आया है लासापा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी आप समझ चुके होंगे। आइए हम लोग एक और इसी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे यहाँ पे दे दी जाए कोई संख्या 8x² y² तथा 16x² इंटू y²। x की घात 8 गुणा y की घात 7। एलसीएम तथा एचसीएफ बताओ।
अगर आपसे ये कॉन्सेप्ट आ जाए बाई चांस कि ये सवाल दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए इसका एलसीएम और एचसीएफ बताओ, तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे? तो हम लोग देखेंगे, हम लोगों को पता है 8 और सबसे पहले तो हम ये संख्याओं का देख लेंगे, 8 और 16 जो नंबर दिए हैं डेसिमल, इनमें हम देख लेंगे कि 8 और 16 का हम जैसे हम लोग निकाल रहे हैं पहले एलसीएम, ठीक है, हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है, पहले हम लोग एलसीएम को हल कर रहे हैं फिर एचसीएफ को हल करेंगे। और आपको पता है 8 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 तो हो ही जाएगा। अब इसके बाद x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 8 है, और आपने पढ़ा है अभी कि हमेशा बड़ी से बड़ी संख्या को एलसीएम में लिया जाता है। जो एलसीएम में क्या होता है? बड़ी से बड़ी घात को लिया जाता है। तो यहाँ पे x की पावर 8 ज़्यादा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 8। उसके बाद y की पावर 7 ज़्यादा है तो यहाँ पे लिख लेंगे y की पावर 7। यही हमारा उत्तर हो जाएगा क्या? एलसीएम के रूप में। और अगर यहीं पे हमसे एचसीएफ पूछा जाता, एचसीएफ, तो हम लोग इसको कैसे हल करते? तब हम लोग देखते 8 और 16 यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 से भी कट जाए और 16 से भी कट जाए। हैं तो बहुत सारी, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? तो हम लोग हालांकि अभी जब इसका एचसीएफ का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपको, या आप लोग ऐसे ही देख सकते हो 8 और 16। अभी मैंने आपको बताया नहीं है इसका तरीका क्या है निकालने का, जो हम लोग एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे, लेकिन हम यहाँ से देखेंगे 8 से 8 भी कट जाएगा और 8 से ही 16 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसका एचसीएफ जो है वो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों में से छोटी घात कौन सी है? तो आप कहेंगे x की घात 2 और y की घात 2, यानी कि ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अर्थात एचसीएफ में हमेशा छोटी से छोटी घात को लिया जाता है और एलसीएम में हमेशा बड़ी से बड़ी घात को लिया जाता है। आशा करता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मासापा हमारे एग्ज़ाम में आएगा तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। लोग इस सवाल को देखते हैं, कह रहा 72 तथा 45 का मासापा ज्ञात करो। वैसे तो हम लोग इसको कैसे निकालते? 72, जैसे अगर हम लोगों को अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना होता तो हम लोग कैसे निकालते इसको? तो हम लोग इसको निकालते 72 का फैक्टर करते, क्या होता है 72 का फैक्टर? 9 8 72 होता है, यानी कि 9 को हम क्या लिखते? 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3, ठीक है। 45 का मतलब क्या होता है? 45 का मतलब होता है 9 गुणा 5, यानी 9 पना 45, और 9 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 9 को 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, यही तो लिखेंगे, या 5 की पावर कुछ भी मत लिखो। ये हो गया 9 45 की नहीं। आप लोग, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। तो हम लोगों से पूछा गया है मासापा। मासापा में हम लोग क्या लेते हैं? जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है? देखो 3 ही तो है, 3, और 3 में भी कौन सी घात छोटी है? तो आप लोग कहेंगे कि 3 की दोनों घातें बराबर है, यानी कि इसकी पावर 2 की 3 की पावर 2 इसका उत्तर हो जाएगा, यानी 3 की पावर 2 का मतलब क्या है? 9 हो जाएगा इसका मासापा। ये तो हम लोगों ने सीखा है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब हम लोग एक बार इसको भाग विधि से भी मासापा निकालना सीख लेते हैं, और आशा करता हूँ ये चीज़ आपको पहले से भी पता होगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन कराते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इसको छोटे क्लासों में पढ़ा था। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि आपको जो भी पहले पढ़ा हुआ था वो याद आ जाए, उसके बाद कॉन्सेप्ट कैसे बनता है वो हम लोग इसको ध्यान से समझ पाएंगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मान लो भाग विधि से हम लोग इसको हल कर रहे हैं, भाग विधि से हम लोग इसको हल करेंगे। तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे आपने देख लिया था कि इसका उत्तर 9 आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग भाग विधि से जब हल करते हैं तो हमेशा छोटी वाली संख्या का भाग बड़ी संख्या में दिया जाता है। तो 45 और 72 में बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे 72 बड़ी संख्या है, तो ये 72 यहाँ पे हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 45 यहाँ पे, ठीक है। तो 45 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना पड़ेगा कि 72 से ज़्यादा ना हो जाए, या हम लोग इसको यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। 45 और ये 72, 45 एकम 45, दोनों का अंतर कितना आएगा? 12 में से 5 जाएंगे तो 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 में से 4 जाएंगे तो 2। अब इसके बाद जिसका भाग दिया था उस संख्या को यहाँ पे इस संख्या से भाग देना पड़ेगा, यानी कि 45। अब 27 का भाग देना है 45 में, जो भी मतलब जितनी बार भी जाए तो एक ही बार तो जाएगा, यानी कि 27 एकम 27, कितना बच जाएगा यहाँ पे? 15 में से 7 जाएंगे तो 8, और यहाँ पे हो जाएंगे 1, यानी कि 18। अभी भी
नहीं आया है, ठीक है। यानी अब ये 18 जो बचा है, अब इस 18 का भाग 27 में दिया जाएगा। 27 18 एकम, वो 18 एकम 18 कितना बच गया, तो आप कहेंगे 9 बच गया, 9। यानी कि अब 9 का भी भाग, और हमें ये भाग तब तक देना है जब तक कि नीचे 0 ना आ जाए, ठीक है, अंतर। यानी अब 18 के बाद कितना, यानी 18 यहाँ पे लिख दिया जाएगा और 18 में 9 का भाग दिया जाएगा, तो 9 दूनी 18 और यहाँ पे 0 0 कुछ, यानी 0 बच गया। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि जिस संख्या से भाग देने के बाद 0 बचा है वही हमारा मासापा हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। ये मासापा वाली विधि है, लेकिन हमको इसको एग्ज़ाम में यूज़ नहीं करना है। मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट बताया क्योंकि इसी के ऊपर जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है हम लोग उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। मतलब देखो हमेशा देखो अंतर का ही तो बात आ रही, देखो यहाँ पे घटाया अंतर, यहाँ पे घटाया दोनों का अंतर, यहाँ पे घटाया दोनों का अंतर, यानी कि जो अंतर होगा उस संख्या से ही हमेशा भाग दिया जा रहा है। यानी कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ था 72 और 45, इन दोनों में का अंतर कर लो, इन संख्याओं का आपस में अंतर कर लो, कितना होगा 27। अगर इस 27 का भाग इसमें चला जाए, 27 का भाग इसमें चला जाए तो हमारा मासापा 27 हो जाता। लेकिन हमने देखा कि 27 का भाग ना तो इसमें जाएगा ना ही इसमें जाएगा। और आपको पता है कि अगर कोई बड़ी संख्या होती तो हम लोगों को पता है कि विभाज्यता के नियम हम लोगों ने पढ़े हैं, तो हम लोग आसानी से कर सकते थे। कैसे करते थे, क्योंकि 9 3 27, 9 का मतलब भाग वहीं पे जाएगा, 27 का भाग वहीं जाएगा जहाँ पे 9 का भाग चला जाए, ठीक है, 9 का और 3 का। अब देखो यहाँ पे 27 का भाग तो इसमें जा नहीं रहा है, तो 27 के भी फैक्टर कर लो, 27 के बड़े से बड़े, यानी कि 27 के बड़े से बड़े फैक्टर क्या हो सकते हैं, 3 और 9। तो हम लोग हमेशा बड़ी वाले जो बड़ा वाला जो फैक्टर है उस फैक्टर का भाग दे के देखेंगे, इस वाले का नहीं। छोटे वाले का तो बाद में हम देखेंगे, जब मतलब हमें कहीं से उत्तर नहीं मिलेगा तब हम छोटे का यूज़ करेंगे। लेकिन हमेशा हम लोग बड़े से बड़े का भाग दे के देखेंगे। यहाँ पे 9 बड़ा है कि 3, तो आप कहेंगे 9 बड़ा है, तो 9 का भाग दो 72 में, 9 8 72, 9 का भाग दो 45 में, और यानी कि 9 का भाग 45 में भी जा रहा है, 9 का भाग 72 में भी जा रहा है, तो अर्थात इसका उत्तर ये 9 हो जाएगा। और हम लोग इसी विधि को हल करें, मतलब यूज में लेंगे, और इस पर अब हम लोग अभ्यास करते हैं, तब आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आपको बताना है 42, 48 तथा 76 का मासापा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें हमेशा अंतर को देखेंगे, जैसे इसका अंतर करो। और हम लोग हमेशा एक बात और ध्यान में रखना, हमेशा हम अंतर छोटे वाले का यूज करेंगे, क्योंकि बड़ा वाला अंतर होगा वो तो हमारा उत्तर हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि बड़े वाले अंतर से छोटा वाला अंतर कभी विभाजित नहीं हो सकता, लेकिन छोटे वाले अंतर से बड़ा वाला अंतर विभाजित हो सकता है। अर्थात ऐसा समझ लो कि जैसे मान लो कि ये 2 संख्याएं इनका अंतर 9 आया और ये 2 संख्याएं इनका अंतर 6 आया, तो हमें ये बड़ा वाला अंतर नहीं लेना, हमें इस जो छोटा वाला अंतर है इसका भाग दे के देखना है सभी संख्याओं में। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। क्यों आया है, क्योंकि 9 का भाग इस संख्या में नहीं जाएगा, समझना मेरी बात को। लेकिन जो इसका अंतर होगा, अगर इसका भाग नहीं जाएगा तो इसके भी तो फैक्टर हम बना लेंगे, उन फैक्टरों का, इसके फैक्टर हम लोग बना लेंगे, उन फैक्टर का इनमें भाग चला जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो हम लोगों ने देखा कि बताओ, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 76 और 48 में अंतर ज़्यादा का है या 42 और 48 में, तो आप कहेंगे कि 42 और 48 में अंतर कम है, इनमें अंतर ज़्यादा है, तो हमेशा हम लोग छोटे अंतर को लेंगे। यानी 48 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आया। अब आप लोग देखेंगे क्या 6 का भाग 42 में जाता है, तो आप कहेंगे जाता है, हो सकता है उत्तर। क्या 6 का भाग 48 में जाता है, तो आप कहेंगे जाता है। क्या 6 का भाग 76 में जाता है, यानी कि 6 का, आपको विभाज्यता का नियम पता है, 6 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जब कोई भी संख्या 2 से और 3 से विभाजित होती है, वह संख्या हमारी 6 से विभाजित होती है। 76 में 7 और 6 13, 13 का मतलब 4, यानी कि 3 से विभाजित नहीं होती है, तो यानी ये संख्या 6 से तो विभाजित नहीं हो रही होगी। यानी कि अब जो 6 से विभाजित नहीं हो रही, तो यानी इसका मतलब ये है कि 6 इसका मासापा नहीं हो सकता है। हमें ये बात याद रखना हमेशा कि अगर अंतर के टुकड़े कर लोगे तो हमें सीधा सीधा मासापा मिल जाएगा। अब देखो 6 के हम टुकड़े किस रूप में कर सकते हैं, 2 और 3 के रूप में। और 3 आपको पता है, वैसे हमें लेना था 3 को, लेकिन आपको पता है कि 3 से तो ये संख्या कट ही नहीं रही है, यानी ये तो उत्तर हो नहीं सकता, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि इनका मासापा कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। आप लोग चिंता नहीं कीजिए कि आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा हो कि कभी ऐसा हो कि फैक्टर ही ना हो,
आपस में कोई मतलब कॉमन फैक्टर ना निकले, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे हमेशा मासापा 1 होता है। जैसे कि मान लो कोई संख्या है 6 और 7 और 5, अब इनमें अंतर देखेंगे तो 2 का वो, इसमें अंतर 1 का है, इसमें अंतर 2 का है, तो हमें हमेशा ये वाला उत्तर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इनमें आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में हमेशा उत्तर 1 मासापा होता है। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको मासापा वाला समझ में आया होगा, और इस पे आधारित प्रश्नों को हम लोग कल मिश्रित के रूप में, यानी कि लासापा और प्लस मासापा के जो प्रश्न हैं उनको मिश्रण के रूप में आसानी से कंबाइंड करके पढ़ेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।